और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें जो कि देहरादून से आ रही है। सीएम धामी कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। स्टेट डाटा सेंटर की सेवाएं बाधित होने पर यह मीटिंग की जा रही है। स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एनआईसी, आईटीडीए के अफसर इसमें मौजूद हैं और पुलिस शासन के वरिष्ठ अफसर भी इस बैठक में मौजूद हैं। सेवाएं जल्द सुचारू करने के लिए अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी बैठक फिलहाल चल रही है, बड़ी बैठक है और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सेवाओं को जल्द सुचारू करने के लिए अफसरों को इस बैठक में सीएम की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम धामी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और इसको लेकर अपनी नाराजगी भी उन्होंने व्यक्त की है। स्टेट डाटा सेंटर की सेवाएं बाधित जिस तरीके से हो रही हैं उसको लेकर सीएम धामी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज है। स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एनआईसी को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और सेवाओं को जल्द सुचारू करने के लिए अफसरों को उन्होंने कहा है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। ये बड़ी बैठक हाई लेवल मीटिंग जो है वो चल रही है जिसमें कई विभागों के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जिसमें स्टेट डाटा सेंटर की सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए इस मीटिंग में सीएम धामी की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एनआईसी, आईटीडी के अफसर जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। पुलिस और शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं देहरादून से, हमारी संवाददाता। शुभांगी, अभी कोई अपडेट है इस पूरी खबर से जुड़ी हुई तो अपडेट दीजिए, क्योंकि इसके पहले आप जानकारी दे रही थी तो उस वक्त बैठक शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि अब तो बैठक शुरू हो चुकी है। तो अभी ताज़ा अपडेट क्या है, ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री आवास में बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। इसकी कई तस्वीरें जो हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। तमाम जो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। उसमें आईटीडीए है, उसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उसमें स्वान के अधिकारी हैं, उसमें स्टेट डाटा सेंटर के अधिकारी हैं। तो तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस बैठक में बुलाया गया है और उनसे रिव्यू रिपोर्ट जो है वो ली जा रही है कि आखिर क्या कुछ हुआ था और अभी क्या कुछ प्रदेश में हालात बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी कई सुविधाएं जो है, कई वेबसाइट्स जो हैं वो अभी ठप पड़ी हुई है, जिससे काम प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से उत्तराखंड के तमाम आईटी सिस्टम में साइबर हैक हुआ, साइबर अटैक हुआ, उससे कहीं ना कहीं देखिए काफी सीरियस ये मामला है, क्योंकि इससे 100 से ज्यादा वेबसाइट्स जो है वो इससे प्रभावित हुई। सीएम हेल्पलाइन समेत तमाम ऐसी वेबसाइट्स थी जो ठप पड़ गई थी और ऐसे में स्वान जैसी जो इंटरनेट सेवाएं हैं जो सुरक्षित मानी जाती हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इससे प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी चपेट में आया। तो कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल पर जो ये साइबर अटैक हुआ है इसका क्या कारण है, कहां से ये वायरस आया, किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर हुआ है, ये जानने की कोशिश लगातार की जा रही है विभागों द्वारा भी। और ऐसे में मुख्यमंत्री क्योंकि राजस्थान के दौरे पर थे और अब वो उत्तराखंड लौटे हैं, तो यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अब ये हाई लेवल मीटिंग जो है आज बुलाई गई है, जो कि शुरू हो चुकी है, अभी चल रही है। और ऐसे में जो अधिकारी हैं उनसे लगातार रिव्यू लिया जा रहा है कि आखिर अभी प्रदेश में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। स्वान जो है वो तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साइबर अटैक की चपेट में आया था वो ठीक हो गया, लेकिन अभी भी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ठप पड़ी हुई हैं। सचिवालय का कई काम जो है वो ठप पड़ा हुआ है। कई वेबसाइट्स के काम ना करने की वजह से जनता को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में इसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके और उसका कारण पता लगाया जा सके, इसके लिए हाई लेवल मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। और इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ पूरी मीटिंग में होता है, ये मीटिंग के बाद ही पता लग पाएगा। जी, लेकिन अधिकारियों की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है सीएम को, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या अभी? देखिए जो पूरा प्रकरण हुआ, जिस तरीके से ये साइबर अटैक हुआ और अचानक से धीरे धीरे कर जो तमाम वेबसाइट्स जो है बंद होने लगी, ये तमाम जानकारी जो है वो पूरी मुख्यमंत्री के सामने रखी जा रही है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और किस तरीके से एक एक कर जो वेबसाइट्स है वो बंद होने लगी और उसके बाद उन लोगों ने किस तरीके से कंप्यूटर्स बंद किए ताकि वायरस जो है वो फैले ना, और उस पर आगे क्या काम किया गया, क्योंकि उस पर कई टीम जो है वो रिसर्च भी कर रही है, सर्च भी कर रही है सुबह से कि आखिर किस तरीके से ये वायरस जो है वो आया, किस तरीके से साइबर अटैक जो हुआ है, क्योंकि ये बड़े लेवल का साइबर अटैक है। उत्तराखंड के जो तमाम वेबसाइट्स हैं इससे ठप पड़ जाती हैं, आईटी सिस्टम जो है वो पूरा ठप पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए चिंताजनक विषय है और यही कारण है। बिल्कुल सही कहा आपने शुभांगी, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून निकाय चुनाव की राह देख रहे दावेदारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है और चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने अपना रुख भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि निकाय चुनाव 2018 की तर्ज पर 2011 की जनगणना के अनुसार कराए जाएंगे और इस पर प्रवर समिति ने भी अपनी सहमति दे दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 को लेकर गठित प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक हुई है, जिसमें व्यापक चर्चा हुई है। समिति की जो बैठक अभी संपन्न हुई है
उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय समिति के माध्यम से हुआ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे, उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। एक तो स्पष्ट हो कि चुनाव हम लोग अब कराने की स्थिति में हैं बहुत जल्द। जो मैंने अपनी पहले भी आपको बताया था कि नवंबर 10 तक हम अपना कार्यक्रम हाई कोर्ट में सबमिट करेंगे और तब परवर समिति में देखिए काफ़ी मामलों में गंभीरता से चर्चा हुई है और विनोद चमोली जी और सभी लोगों का जो एक चिंता था, हम लोगों के जो उत्तराखंड राज्य को लेकर एक चिंता था, क्योंकि भाई आज जो लोग उत्तराखंड के ओबीसी के लोग हैं वो रह जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ पे ओबीसी का आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, जो कि नियम के विरुद्ध है। तो और पिछले मीटिंग में जो हमारे जो है पिछड़ी जाति आयोग के जो माननीय अध्यक्ष जी थे, उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि 2011 की जनगणना पर चुनाव हो रहा है और 2018 में जिस तरह चुनाव हुआ उसी तरह से 2024 में भी। तो इसमें प्रवर समिति में हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई हम चुनाव कब पे जो है उसका वो नहीं रहेगा, लेकिन हमने समय मांगा है कि ओबीसी के लिए एक कैसे निर्धारण करें कि भाई वास्तव में लोग 2 जगह ले रहे हैं या एक ही जगह ले रहे हैं। उत्तराखंड में 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि कम हुई है, जिस पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि कृषि भूमि को बचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है और जो भी अच्छा होगा उसे गहन मंथन के बाद उत्तराखंड में भी लागू कर दिया जाएगा। सब इस प्रदेश के भू कानून का हम अध्ययन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी कि हिमाचल जैसा कानून लागे तो हम उसको भी लाएंगे, लेकिन कृषि की भूमि को बचाना अब हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज 24 साल के अंदर 2 लाख हेक्टेयर कृषि की भूमि या विकास के नाम पर या अन्य नाम पर चली गई है और आगे इसको हमें रोकना होगा, ताकि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम अपना उत्पाद पूरा। लक्सर में डीएम ने सड़कों की जांच करने के लिए समिति गठित की थी और समिति ने सांसद आदर्श ग्राम दल्लावाला पहुंचकर 9 सड़कों का बारीकी से निरीक्षण किया है और राज्यसभा सांसद की मौजूदगी में सड़कों के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। आपको बता दें कि ये सड़कें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी की सांसद निधि से 12 सड़कों के लिए 98 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। इनमें से 9 सड़कों का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा हो गया था और गांव वालों ने सड़क ठीक न होने की बात कही थी, जिसको लेकर सांसद ने ठेकेदार का भुगतान कर दिया था। सांसद सैनी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर है उस पर मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ और मुझे देखकर बड़ी ही खुशी हुई कि यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा जिस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जा रहा है। गांव की महिलाएं हैं, शहर की महिलाएं हैं, निकल के बाहर आ रही हैं, यंग बॉयज बाहर आ रहे हैं और इतना सुंदर काम क्षेत्र में हो रहा है और उसमें आरबीआई का बहुत बड़ी भूमिका है और वो बड़ी अच्छे से उसको निभा रहे हैं। लक्सर में डीएम ने सड़कों की जांच करने के लिए समिति गठित की थी और समिति ने सांसद आदर्श ग्राम दल्लावाला पहुंचकर सड़कों का बारीकी से निरीक्षण किया। राज्यसभा सांसद की मौजूदगी में सड़कों के सैंपल लेकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए। आपको बता दें कि ये सड़कें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी की सांसद निधि से 12 सड़कों के लिए 98 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। इनमें से 9 सड़कों का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा हो गया था। गाँव वालों ने सड़क ठीक न होने की बात कही थी, जिसको लेकर सांसद ने ठेकेदार का भुगतान रोक दिया था। सांसद सैनी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने इसे आदर्श गांव के रूप में लिया हुआ है और इस गांव में जो सड़कें बन रही हैं उनका अभी हमने किसी को कोई पेमेंट नहीं दिया। ठेकेदार को पेमेंट देने से पहले उसकी जांच की जा रही है। क्या पाया जांच में, क्या लग रहा है? वो तो जांच कमेटी जांच के लिए जो लोग अधिकारी आए हैं वो जांच की रिपोर्ट देंगे तो पता चलेगा क्या निकला। टोटल जो है 12 सड़कें थी जिनकी 98 लाख रुपए लागत थी। ये दिसंबर माह में कंप्लीट हो गई थी। कुछ क्वालिटी को लेकर के इशू यहाँ पे थे गांव वालों के,
उसी की जांच के लिए जो है आज जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक समिति गठित की गई थी और कोर कटिंग करके उसके सैंपल लिए गए हैं। उसकी जांच के उपरांत जो भी रिजल्ट आएगा। लिए हैं और क्या लग रहा है? एक रोड पे इन्होंने 2 सैंपल लिए हुए हैं जैसा मैम ने निर्देशित किया। लागत कितनी है? लागत टोटल 98 लाख रुपए है 12 सड़कों की, और इन 9 सड़कों की लागत लगभग जो है आपकी 70 लाख रुपए है। टिहरी में मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर कांग्रेस और टिहरी विधायक आमने सामने आ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने सूचना के अधिकार के तहत स्वास्थ्य विभाग से दस्तावेज लिया, जिसमें अभी तक टिहरी में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत ही नहीं हुआ और ना ही प्रस्तावित है। और उसी को लेकर कांग्रेस ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय पर आरोप लगाए कि वो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को शायद इस बात की जानकारी ही नहीं है और कांग्रेस इस मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को सुलझाने के बजाय उलझाने में लगी है। टिहरी में मेडिकल कॉलेज की उसको विलोपित कर दिया गया है। उसकी जगह ट्रामा सेंटर बनाने की 200 बेड की बात हुई है, क्योंकि एनएमसी के मानक है कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 220 बेड का एक अस्पताल चाहिए और उसी अस्पताल। पहली बात तो ये है कि मैंने उनका बयान देखा नहीं है, और दूसरी बात ये है कि उनको मुझे लगता है कि पूरी जानकारी भी नहीं होगी। तीसरी बात मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो इस पर बहुत विलंब से जागे हैं, क्योंकि 15 जुलाई को जो हमारे केंद्र में और जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हरियाणा के रहे हैं और इस देश के बहुत वरिष्ठतम नेता मनोहर लाल खट्टर जी ने टीएचडीसी को ये आदेश किया है। टिहरी में मेडिकल कॉलेज पर हो रही सियासत को लेकर हिंदी खबर संवाददाता जगत तोपवाल ने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय से खास बातचीत की है और टिहरी विधायक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर टीएचडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द ही शिलान्यास की तैयारी की जाएगी। यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तब चाहे मेडिकल कॉलेज है, तब चाहे अस्पताल है, आपको ये भी जानकारी होगी कि मैं जिला अस्पताल को मैं नरेंद्र नगर से यहाँ लाया था उस समय, और सारे के सारे डॉक्टर यहाँ थे उस समय जितने डॉक्टरों की आवश्यकता होती थी। बाद में उसकी स्थिति क्यों खराब हुई इसके बारे में भाई जनता जाने और वो लोग जाने। जहाँ तक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की बात है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ और तब से लेकर के अब तक जितनी सरकारें रही हैं, मैंने तो 2006 में नहीं बल्कि मैं जब 91-92 में और हमारे मानवेंद्र शाह जी उस समय सांसद से, तब से मैं मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यहाँ टिहरी में बनना चाहिए उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि 500 बेड का हॉस्पिटल कम से कम बने, कम से कम 100 सीटें MBBS की हों। अब मैं जब हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज लाया तो उस समय आज मेरे ख्याल से 300-400 बच्चे यहाँ से इंजीनियर बन करके निकल गए हैं। तो मेरी दृष्टि ये है कि यहीं से हमारे बच्चे जो हैं खोदा जंगोरा खा करके अपना डॉक्टर बन जाएं। उन्होंने THDC को कहा है बनाने के लिए, उन्होंने प्रस्ताव यहाँ से मेरी बैठक मेरी अध्यक्षता में जिलाधिकारी और सब लोगों के साथ, जमीन का भी हम लोगों ने उसमें, हम तो चाहते थे कि नई टिहरी के आसपास कहीं बने, लेकिन यहाँ जगह ही। माननीय विधायक जो टिहरी किशोर उपाध्याय कह रहे हैं कि अब शिलान्यास की तैयारी भी होने जा रही है और जल्द इसका शिलान्यास लोकार्पण भी किया जाएगा। हरिद्वार से एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जहां भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हजारों समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार में गौकशी के आरोप में मारे गए युवक और दलित नाबालिग लड़की के गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी उत्तराखंड में अन्याय की चोटियां खड़ी कर रही है और अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए धार्मिक उन्माद भी फैला रही है। वहीं सरकार के दबाव में पुलिस भी दलितों पर अत्याचार कर रही है। जब तक वहाँ प्रचार का कार्य था मैंने वहाँ प्रचार किया। अब जो बचा हुआ कार्य है जहाँ जहाँ मेरी जरूरत है, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत ही शानदार विधायक भाई उमेश जी ने, भाई महक सिंह जी ने, हमारे नेताओं ने तय किया था कि हमें 5 तारीख को इस परिवार को इंसाफ दिलाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने पहुंचे। एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूँ, आजकल जिस तरह से वीडियो बना बना के जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है
कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पिछले गत कई महीनों से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिन घटनाओं को सोचकर भी रूह कांप उठती है। शांतरशाह में एक दलित बेटी, गरीब मजलूम के घर की बेटी को बलात्कार के बाद हत्या कर उसका शव लावारिस सड़क पर फेंक दिया गया। उसके बाद वसीम की हत्या, और पुलिस इसमें कोई भी कार्रवाई करने को इस तरीके की तैयार नहीं है जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके। उत्तराखंड में 5 बेहतर GMVN के गेस्ट हाउस को गढ़वाल मंडल विकास निगम अब अपग्रेड करने जा रहा है, जिसके तहत एक वैल्यू एडिशन को जोड़ा जा रहा है। GMVN के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत आर्य ने बताया है कि GMVN के पास कुल 94 प्रॉपर्टी हैं और सभी बेहतर लोकेशन पर हैं, लेकिन विशेष जगहों पर बने गेस्ट हाउस पर फोकस किया जा रहा है। GMVN की टोटल 94 प्रॉपर्टीज में से सारी ही बेस्ट ऑफ द लोकेशन में है। ये हम भी कहते हैं, पब्लिक भी कहती है, सब जानते हैं। 5 तो नहीं, बहुत सारे हैं जहां हम विशेष चाहते हैं कि वो और प्रमोशन में आए और ज़्यादा उसका मार्केटिंग में हो और बिजनेस में लोग देखें उन जगहों को, पहाड़ की जगहों को देखें। तो अभी विशेषकर जो हम 5 फोकस कर रहे हैं जिन जगहों पे, वो हमारे ऋषिकेश में है, गंगा रिजॉर्ट पहले से एस्टेब्लिश है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पंचकर्मा और इस तरह की एक्टिविटी को शुरू करें ताकि एक वैल्यू एडिशन हो। शीला के लिए हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, उसको कॉर्पोरेट्स के लिए लाएं, और जंगल सफारी क्योंकि वो राजा जी पार्क के साथ है तो उसको भी हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। और अब खबर है लक्सर से, जहां खनन माफिया बेखौफ होकर खनन कर रहे हैं, जिसको लेकर कबूलपुर रायघाटी के किसान ने जिला अधिकारी दफ्तर पहुंचकर शिकायत की है। किसान का कहना है कि खनन माफिया गंगा के घाटों के साथ उनके खेतों को भी जेसीबी मशीनों से खोद कर खनन कर रहे हैं। विरोध करने पर मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी तक दी जाती है। लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने इस मामले में लक्सर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। शायद कुछ देर पहले कुछ वीडियो भी भेजे थे जसपुर रणजीतपुर के, तो पटवारी को बोला है एक बार जांच कर लेंगे, थोड़ा पुलिस को भी बता दिया जाएगा, भाई थोड़ा रात्रि गश्त जो है बढ़ा दें, क्योंकि पुलिस को थोड़ा सक्रिय रहेगी तो पुलिस को सक्रिय रहना जरूरी है। तो थोड़ा इन्फॉर्म उनको कर देंगे चौकी इंचार्ज को कि रात को, दिन में तो कोई बात नहीं, दिन में तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन रात को थोड़ा जो है चौकसी करें। हाँ, दिन में तो कोई बात नहीं, दिन में तो बंद, वो तो पटवारी को बोलती है बंद। अगर वो बिना पोर्टल के माल बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अवैध रूप से माल बेच रहे हैं। मेरे गांव के कुछ खनन माफिया इतने बुलंद, हौसले उनके इतने बुलंद है, ये कहीं भी किसी का भी खेत खरीद देंगे। मेरे पास उनके कल की वीडियो है, आज की वीडियो है, परसों की वीडियो है, और मैंने जब कल मना करा उन्हें तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, जान से मारने की धमकी दी। अगर कहीं शिकायत की मैंने चौकी में एप्लीकेशन दी, आज तक उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। सुबह पुलिस में फोन करा, मैंने कहा नहीं है, तो कोई नहीं आया। सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले तत्वों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी अजय सिंह धामी ने लोगों से धर्म को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है और प्रतिक्रिया न देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। एसएसपी ने बताया कि अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें गिरफ्तारी भी हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगा, उसे इंटेलिजेंस की टीम उस पर नजर बनाए हुए है और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा भी कसा जाएगा। जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी 1-2 इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है। तो मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें सभी के सामने शेयर किया जाता है। लेकिन ये अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शरारती तत्व ऐसे उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इसको लोगों को उकसाने का काम करते हैं। एक तरफ जहां प्रदेश में हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में इसी साल से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, तो वहीं प्रदेश में 8 नए सब
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल संचालित करने के लिए सरकार विचार कर रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि इन सब जिला अस्पताल का DPR तैयार होकर आ चुका है। शासन द्वारा 8 नए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को संचालित करने पर विचार किया जा रहा है और इनमें DPRs भी तैयार होके आ गए हैं और प्रमुख तौर पे काशीपुर, पुरोला, खानपुर इनका जो है प्रस्ताव आ गया है शासन के पास और पुरोला का और खानपुर का TSC हो गया है। जल्दी काशीपुर का भी जो है TSC हो जाएगा और बाकी जो दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जैसे गुप्तकाशी, जोशीमठ इत्यादि, वहाँ पे CHC और SDH स्थापना के बारे में सरकार विचार कर रही है। मसूरी में नगर पालिका परिषद की तरफ से शुरू किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शनिवार को भी टीम ने मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने के साथ ही सरकार की तरफ से प्रतिबंधित पॉलीथीन बैग्स जब्त करने की कार्रवाई की है, जिसके तहत नगर प्रशासन ने व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्लास्टिक बैग जब्त किए, जिसका जिले के व्यापारियों ने मसूरी पिक्चर पैलेस से लड़हौर बाजार तक कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। आपको बता दें कि अतिक्रमण और प्लास्टिक बैग को लेकर की जा रही कार्रवाई को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने बताया कि कार्रवाई करने से पहले व्यापारियों को सूचित किया जाना चाहिए था। वहीं मसूरी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी की माने तो कार्रवाई में बाधा डालने वाले और पालिका कर्मचारी से अभद्रता करने वालों पर कड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। पालिका के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण के लिए और पॉलीथीन के लिए, जिसमें हमारा ये कहना है कि ठीक है, ड्राइव जो चलता है वो अब ठीक है, नगर पालिका की एक नियमित कार्रवाई है, लेकिन ड्राइव चलाने से पहले व्यापारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था और जो तरीका जो नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया बहुत खराब है। अभद्रता से दुकानदारों से बातें करी गई, व्यापारियों का शोषण करा गया और उनसे जो है बहुत बदतमीजी से बातें करी गई। कुछ महिला दुकानदार भी थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से वहाँ पे बातचीत कर्मचारियों द्वारा करी गई, जिसका पूर्णतः विरोध व्यापार मंडल द्वारा करा गया। ठीक, हमारा ये कहना है कि यदि आपको ड्राइव चलाना भी है तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित हो। परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने नगर पंचायत दिनेशपुर में पहुंचकर नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ एक बैठक की है। बैठक के दौरान नगर पंचायत के संसाधनों के माध्यम से नगर पंचायत में आय बढ़ाने जाने की को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान परगना मजिस्ट्रेट ने नगर पंचायत कार्यालय को रंग रंगायन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। नगर पंचायत दिनेशपुर का ऑब्जेक्ट निरीक्षण किया गया, इसमें ये जानने की कोशिश की गई कि यहाँ की कार्यवाही किस प्रकार चलती है और यहाँ के भवन की, यहाँ के अधिष्ठान की क्या सिचुएशन है। तो इसमें कुछ कमियां भी पाई गई जो कि मैंने जो भी नोडल ऑफिसर ने उनको बता दिया है। जैसे कि बाहर से बिल्डिंग अच्छी लगनी चाहिए, जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी परेशानी लेकर आता है तो उसको एक ये फीलिंग आए कि मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां ITBP जवानों से भरी बस पलट गई। घटना में कई जवान घायल हो गए। हादसा खाड़ी के पास हुआ है। बस में कुल 39 जवान सवार थे और गंभीर रूप से घायल 7 जवानों को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहीं कुछ घायलों को मौके पर ही फर्स्ट एड दिया गया।